साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन जो है रक्त से संबंधित है। मॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है? मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी से संबंधित है। और निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? मनुष्य का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। जीव विज्ञान की किस शाखा का मानव जात के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। और निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, वो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। फाइटोपैथोलॉजी। और जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मृदा विज्ञान के एडाफोलॉजी के अंतर्गत आता है। एडाफोलॉजी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? वो एंड्रोलॉजी से संबंधित है। एंड्रोलॉजी से संबंधित है शरीर विज्ञान और चिकित्सा की शाखा जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों के संबंध में जानकारी देता है, एंड्रोलॉजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार और अध्ययन जो है हेप्टोलॉजी से संबंधित है। हेप्टोलॉजी से संबंधित है। और जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जो है वो जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीव की संभावनाओं से संबंधित है, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें भाई एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। तत्वों और मानव जैसी जातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। आदि के व्यवहार का अध्ययन जो है प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन जो है आर्कनोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन जो आर्कनोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी का अध्ययन छिपकली के विषय में अध्ययन करना सेरोलॉजी कहलाता है। छिपकली के विषय में अध्ययन करना सेरोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो कि एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो कि एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करते हैं। एथनोग्राफी कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चित्रों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवर, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षण अवशेषों और चिन्हों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर से जुड़ा हुआ है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान जो है कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान जो है कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित माइकोलॉजी जो है कवक के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी जो है कवक के अध्ययन से संबंधित है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी जो है सपने का अध्ययन है। ओनेरियोलॉजी सपने का अध्ययन है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। और टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टैक्सिकोलॉजी जो है जहर का अध्ययन होता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है।
और जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य जो है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और एवं फाइलोजेनी का स्थापना अध्ययन पर जीवों का वर्गीकरण किया। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण का साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का क्या नाम है? शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम फाइकोलॉजी है। और एपीकल्चर किससे संबंधित? एपीकल्चर जो मधुमक्खी के पालन से संबंधित, रेशम के कीड़े के पालन जो है सेरिकल्चर से संबंधित होते हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध जो है शरीर की संरचना एवं वातावरण से है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल। निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणाम कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, असत्य है। अर्धसूत्र 2 चरण में होते हैं, यह सत्य है। अर्धसूत्र के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित होते हैं, यह भी सही है। जनन ग्रंथ में अर्धसूत्र युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, यह भी सही है। किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कोशिका का मास्टर नाभिक कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो है नाभिक होता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है कोशिकांग का। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम कोशिकांग जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। और जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। समसूत्री विभाजन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक कोश के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? एक कोश के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु जो है जल है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है? तो कोशिका सिद्धांत जो है विषाणु पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। इसको मिलान करना है। लाइसोसोम जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और डीएनए जो है वो गुणसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली और डीएनए जो है हमारा गुणसूत्र माइक्रोकांडिया पावर हाउस कहा जाता है। और कोशिका प्रकारात्मक कोशिकाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रकारात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रकारात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र करता है। सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताइए जिनके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिनके दौरान विभाजित सेल के गुण मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैंगनी, लाल फ्लोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैंगनी, लाल फ्लोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? एंथ्रोसाइनिन के उपस्थिति के कारण होते हैं। एंथ्रोसाइनिन के उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट में पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जैव कोशिका में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान करता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस कहाँ पर स्थित है? ये जो है हैदराबाद में स्थित है। और जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होता है, क्योंकि उसमें जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होते हैं, क्योंकि उसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, हरितलोक नहीं पाया जाता है, तारक केंद्रक नहीं होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन होते हैं लेकिन हरितलोक नहीं, तो कोशिका भित्ति नहीं होती, तारक केंद्रक होते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका से बने हैं? यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? एम.जे. स्लाइडेन और टी स्वान ने अवधारणा प्रस्तुत की। निम्नलिखित में कौन सा शरीर में ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? शरीर में ऊतकों की वृद्धि, विकास, सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। और प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो है अमीनो अम्ल है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होता है। 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होता है। अमीनो अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। और अमीनो अम्ल में प्रोटीन होते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जो थे डब्ल्यू बेटसन ने कहा था। और आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण करना है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। और सजीवों की क्या पहचान है? सजीवों का पहचान जो श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण और वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर जो कोशिका भित्ति के कारण होता है। एक कोशिका साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी होती है? एक कोशिका साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी होती है। एक कोशिका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी होती है। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक, हरितलवक। और कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं। कोशिका गतिविधियाँ जो है न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। न्यू चैप्टर है ऊतक। ऊतक क्या है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं ऊतक कहलाते हैं। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए वे विशेषज्ञ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित होते हैं को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त हमारा एक संयोजी ऊतक है। मुंह की परत से बनी, तो मुंह की परत जो पपड़ीदार उपकला से बनी होती है।
पर हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंग जो हमारा है त्वचा है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक जो है, हड्डी हमारा एक संयोजी ऊतक है, रक्त भी संयोजी ऊतक है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद होते हैं? ये त्वचा में मौजूद होते हैं। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स से सन्निहित होती हैं। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत जो है मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत जो है वो एपिडर्म कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्म कहलाती है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। रक्त संयोजी ऊतक है, अस्थि भी हमारा संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक है, लेकिन तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक नहीं। किस प्रकार की कोशिका में त्वचा नहीं बनती है? अधिचर्म कोशिकाओं में त्वचा नहीं बनती है। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथीलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथीलियल ऊतक जो ग्रंथियां बनाते हैं। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फलकी एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करते हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। अवकाशोतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक का काम करती हैं और ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं और जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। फ्लोएम जो है फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बने होते हैं। जो फ्लोएम होता है फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त सबसे बने होते हैं। फ्लोएम तंतु होता है। चांदनी नल क्या होती है? सहकोशिका होता है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? एक पौधों को कठोर और मजबूत जो है रैक्लेनेकाइमा है। रैक्लेनेकाइमा जो है ऊतक जो है पौधों को कठोर बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण करना। पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण करना, ये कार्य उनका नहीं है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन। ऊतक में कोशिका जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। इसे कोलेनकाइमा कहते हैं। सी ट्यूब और मुख कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। लिग्निन के जमाव के कारण
दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियाँ मोटी होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष पर जो है शीर्ष बीजोतक पाया जाता है। और लिग्निन लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। पौधे में कौन सा हिस्सा पानी खनिज के परिवहन के लिए सक्षम होता है? पानी और खनिज के परिवहन के लिए जाइलम सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? जो जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। और फिर उसके बाद बीजोतक और मेरिस्टेमेटिक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। पौधों में तने और छल्लों के रूप में पौधों के तनों में छल्ले के रूप पाए जाने वाली आकृति जो कि उनकी वृद्धि होती है, निम्न में से ऊतक पाए जाते हैं। पौधों के तने में छल्लों के रूप पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है, निम्न में से ऊतक पाए जाते हैं। निम्न में से जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं। लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं। विभज्योतक ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका सेलुलोज और पैक्टीन से कोनों पर मोटी होती हैं। रूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा जो है वो लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ता है। पौधे का तना या जड़ का जो घेरा है वो लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ता है। अग्रस्थ मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है। अग्रक मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है तना तथा जड़ें। अग्रस्थ मेरिस्टेम तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। अग्रस्थ मेरिस्टेम जो है वो तने और जड़ के शीर्ष पर पाए जाते हैं। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? पौधे में प्राथमिक वृद्धि जो है वो अंतर्वेशी बीजोतक और शीर्ष बीजोतक से होती है। अंतर्वेशी बीजोतक और शीर्ष बीजोतक से होती है। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर स्थान भरता है। एरियोलर ऊतक जो है अंगों के अंदर का स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहायता देता है और ऊतकों का मरम्मत करता है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। कोलेनकाइमा। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोलेनकाइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर स्थूल होती हैं, अनियमित रूप से होती हैं। निम्नलिखित में पौधे में ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। निम्नलिखित में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन के लिए सक्षम है? विभज्योतक।
दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं होती हैं। जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं होती हैं। अंतर्वैसी बीजोतक पाए जाते हैं। अंतर्वैसी बीजोतक जो है पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। अंतर्वैसी बीजोतक जो पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? निम्नलिखित में कौन सा ऊतक युग्म जो है संवहनी बंडल का गठन करता है? वो जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम। और साधारण अस्थायी ऊतकों के तीन प्रकार हैं। साधारण अस्थायी ऊतकों के तीन प्रकार जो हैं वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है। साधारण अस्थायी ऊतकों के तीन प्रकार पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल ऊतक। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल ऊतक में होता पादप कोशिका भेद किससे बनी होती है? पादप कोशिका से सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज और पादप कोशिका भेद की सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ऊतक का निर्माण मृत कोशिका के संयोजन से होता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का निर्माण स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का खाद्य का प्रभाव होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य जो खाद्य में प्रभाव होता है। और रुक एक मिनट रुक। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है किसका? खाद्य का प्रवाह। अरे तो ऐसा रो बोला कर। फ्लोएम में किसका प्रभाव होता है? खाद्य का प्रभाव। मृत ऊतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। और पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अधिक अंतःकोशिकीय प्रसार के लिए पेरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। और फिर उसके बाद विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिकाएं, रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। और फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। और पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक ही पादप कोशिका में होते हैं। और फिर उसके बाद फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक। फ्लोएम जो है वो हमारा जटिल अस्थायी ऊतक है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? स्क्लेरेन्काइमा। नारियल के छाल का जो निर्माण होता है वो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? सीव ट्यूब जाइलम का प्रकार नहीं है। पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। दृढ़ ऊतक जो है वो निर्जीव कोशिका होती है। और रेगिस्तान पौधों की बाह्य त्वचा में रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में जो है क्यूटीन की एक मोटी परत होती है। मोम जैसी एक क्यूटीन की मोटी परत होती है। वृक्ष में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को कहा जाता है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत जो है वो वल्कल है। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास खत्म।